Hello everyone, this is Shivani and you are watching our first series 22 in 24 which means कि हम 11th क्लास के 22 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे इन जस्ट 24 आवर्स ऑफ वीडियोस। सही सुना यार। अब 11th को एक दिन में ख़त्म नहीं करोगे तो कब करोगे? सो स्टे ट्यून्ड। Our today's topic is locomotion and movement. Starting with what is locomotion? Locomotion is basically movement of a person from one place to another place with a net displacement happening there. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि भाई लोकोमोशन की ज़रूरत क्या पड़ी? हम ऐसे पड़े भी तो रह सकते थे सारे दिन बेड पे जैसे अभी पड़े हुए लॉकडाउन में. But there is a need of locomotion. We need to locomote in search of food, in search of shelter, to avoid adverse climatic condition. For example, migratory birds एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं. क्यों? ताकि वो एक जगह के एडवर्स कंडीशंस को अवॉइड कर सकें. वहाँ की प्रॉब्लम से बचकर वो दूसरी जगह रहती हैं कुछ दिन के लिए जब तक वहाँ का प्रॉब्लम या क्लाइमेट पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो जाता. तो we locomote to avoid adverse climatic conditions. Next is to find a mate, a breeding ground and to escape from enemies. मतलब एग्जाम्पल ले लें अगर हम डियर का, तो वो लोकोमोट क्यों करता है? ताकि वो लायन से बच सके. उसकी बेसिक नीड्स भी होती हैं बट दिस इज ऑल्सो अ रीजन. और लायन लोकोमोट क्यों करता है? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ डियर इटसेल्फ. ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करता है कि वाई वी नीड टू लोकोमोट. नेक्स्ट इज कि मूवमेंट क्या होता है यार? मूवमेंट जो होता है ना किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का या बॉडी का चेंज इन पोजीशन ही मूवमेंट कहलाता है. जैसे जितने भी टाइप के लोकोमोशंस हैं वो सारे के सारे मूवमेंट्स हैं. जैसे कि मैं अभी हाथ वेव कर रही हूँ तो मेरे बॉडी पार्ट का, मेरे हैंड का पोजीशन में चेंज आया और इस चेंज को ही हम मूवमेंट कह रहे हैं. तो देयर इज अ स्टेटमेंट that says all locomotion are movement but all movements are not locomotion. जैसा कि इसने कहा कि लोकोमोशन सारे मूवमेंट होते हैं, करेक्ट है. पोजीशन चेंज हो रही है तो मूवमेंट होगा. लेकिन अगर मैं हैंड वेविंग की बात करूँ, जैसे मैं अभी हाथ वेव कर रही हूँ अपना, तो ये जो हैंड मूवमेंट हो रहा है दिस इज अ मूवमेंट, पर ये लोकोमोशन है? नहीं है. इसलिए सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं पर सारे मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन नहीं बोल सकते. लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट. टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे तो हम बेसिकली 3 टाइप के मूवमेंट पढ़ते हैं. पहला सीलियरी, दूसरा अमीबॉइड और तीसरा मस्कुलर. सीलियरी की बात करेंगे तो सीलियरी मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो सीलिया की मदद से किया जाए. ठीक है, नाम खुद बता रहा है. ये पैरामीशियम है और ये इसका सीलिया है जिसकी मदद से ये लोकोमोट करता है. हमारी बॉडी में ये कहाँ देखा जाता है? तो हमारी बॉडी में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है जो कि ट्रैकिया में देखा जाता है, जहाँ पर सीलिया की मदद से हम अपने ट्रैकिया में प्रेजेंट फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं. या फिर हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फलोपियन ट्यूब में जब हम ओवा को मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द यूट्रस की मदद से उस ओवा को मूव करते हैं. नेक्स्ट इज अमीबॉइड. अमीबॉइड मूवमेंट इटसेल्फ मीन्स कि अमीबा लाइक मूवमेंट. ये हम देख सकते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स में जो कि ब्लड वेसल्स से आउटसाइड मूव करते हैं जब कोई भी इन्फेक्शन होता है. और इस मूवमेंट को, इस दिस मूवमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम इनसाइड द वेसल वॉल टू आउटसाइड इज नोन एज डायापेडेसिस. ओके, उसके बाद बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट की. तो मस्कुलर मूवमेंट जो होता है ये मूवमेंट होता है लिम्स का, जॉ का, यानी कि कोई भी मसल इन्वॉल्व है, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ मस्कुलर मूवमेंट. ओके, नाउ वी कम टू मसल्स. मसल जो होती हैं उनको लोकेशन के बेसिस पर हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं.
पहली स्केलेटल मसल जो कि स्केलेटन सिस्टम से क्लोजली एसोसिएटेड होती है, दूसरी विसरल मसल्स जो कि हमारे विसराज यानी कि इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड होती है, और तीसरी कार्डियक मसल्स यानी कि हार्ट की मसल्स। तो बात कर लेते हैं, चलो स्केलेटल मसल की बात कर लेते हैं, इनके प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो देख क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को कि स्केलेटल मसल में क्या होता है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं। सो द स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो मसल्स होती है वो वॉलेंट्री होती हैं इन नेचर। कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है। अब बात कर लें विसरल मसल्स की, तो विसरल मसल्स जो होती हैं उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है। अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जो विसरल मसल्स हैं ये स्पिंडल शेप मसल्स हैं और ये मोनोन्यूक्लिएटेड है। कैसी हैं ये, मोनोन्यूक्लिएटेड। प्लस देयर आर नो स्ट्रिएशंस प्रेजेंट, जिसकी वजह से इनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये होती हैं इनवॉलंटरी इन नेचर। नाउ वी कम टू कार्डियक मसल्स या हार्ट की मसल्स। तो कार्डियक मसल जो होती हैं उनमें भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत लाइटली स्ट्रिएटेड होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रिएटेड नहीं होती जितनी स्केलेटल मसल होती हैं। प्लस उनमें ब्रांचिंग देखी जाती है, ये देखोगे तुम इनमें ब्रांचिंग देखी जा रही है, ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल होती है मेनली शेप में, और ये भी इनवॉलंटरी होती हैं। अब बात करेंगे कि मसल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। तो मसल जो होती है चार मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखाती है। पहला एक्सटेंसिबिलिटी, दूसरा इलास्टिसिटी, तीसरा एक्सटेंसिबिलिटी, आई थिंक आई हैव टोल्ड दैट, एक्साइटेबिलिटी और कंट्रैक्टिलिटी। तो चार हो गए, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी और कंट्रैक्टिलिटी। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी मसल की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मसल के ऑर्गेनाइजेशन की, कि मसल ऑर्गेनाइज कैसे होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एक मसल जो होती है वो ढेर सारे मसल बंडल्स से इकट्ठा होकर बनती है, यानी कि बहुत सारे मसल बंडल हैं या फैसिकल्स जिनको बोलते हैं, वो एक साथ आते हैं विद द हेल्प ऑफ फेशिया। फेशिया जो है उनको एक साथ करके रखता है और वो बनाते हैं एक मसल को। अब जो मसल बंडल्स हैं वो खुद किससे बने होते हैं, वो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स से बने होते हैं। और ये मसल फाइबर, यही मसल फाइबर होता है योर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, एमसीक्यू आ जाता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के ऊपर, ठीक है। अब ये जो मसल फाइबर है इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम सार्कोलेमा, ठीक है। एक और एम होता है सार्कोलेमा। और जो साइटोप्लाज्म होता है मसल फाइबर के अंदर उसको बोलते हैं हम सार्कोप्लाज्म। एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेयर इज नोन एज, करेक्ट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ वी कम टू कि मसल फाइबर के अंदर क्या होता है। तो मसल फाइबर के अंदर हमको मिलते हैं ढेर सारे मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स। मायोफिलामेंट्स मीन्स, मायो मीन्स मसल, फिलामेंट मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मसल फाइबर में प्रेजेंट रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दो टाइप के मिलेंगे हमको जनरली, एक्टिन और मायोसिन। और ये एक्टिन और मायोसिन जो होता है इनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मायोफिलामेंट होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्केलेटल मसल के स्ट्रिएशंस के लिए। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड बनाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि लाइट और डार्क बैंड क्या होते हैं। नेक्स्ट इज के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात की है तो भाई अब इनके स्ट्रक्चर की भी बात करो। तो एक होता है एक्टिन फिलामेंट, दूसरा बताया मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो बना होता है दो एफेक्टिन से, दो ट्रोपोमायोसिन से और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स से। ट्रोपोमायोसिन की बात करेंगे तो इसके नाम में जरूर मायोसिन है बट इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, रिमेंबर दिस थिंग। अब अगर डायग्राम को देख ले तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दिस इज योर, वेरी गुड, दिस इज जी एक्टिन। I'm expecting you have already studied this chapter. G actin जो होता है ये पॉलीमराइज होता है to form F actin, ठीक है। G stands for glomerular actin, F stands for fibrous actin और fibrous होके ये बनाता है F actin, ठीक है। अब हेलिकली अरेंज होता है ये किसके साथ, अपनी दूसरे F actin चेन के साथ, ठीक है। अब ये जो रोप लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, दिस रोप लाइक स्ट्रक्चर इज योर tropomyosin and this triad is troponin complex,
अब ये ट्रायड है तो इसमें 3 चीजें होंगी, ऑब्वियस सी बात है। कौन कौन सी 3 चीजें होंगी जल्दी से बताओ चलो। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन आई का काम क्या होता है? ट्रोपोनिन आई जो होती है इनहिबिट के लिए स्टैंड करता है, यानी कि ये एक्टिन को, मायोसिन हेड को एक्टिन से बाइंड करने से रोकती है, या एक्टिन को मायोसिन से बाइंड करने से रोकती है। टी मतलब ट्रोपोमायोसिन, यानी कि ट्रोपोनिन टी जो है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को बाइंड करके रखती है किससे? ट्रोपोमायोसिन से। और सी का मतलब है कि ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम आके बाइंड करेगा। ठीक है, ये हो गई तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट। अब बात कर लेते हैं मायोसिन फिलामेंट की। तो मायोसिन फिलामेंट जो होता है उसका मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है? मीरोमायोसिन। ठीक है, अब मीरोमायोसिन जो होता है ये भी 2 टाइप का होता है, एक हैवी चेन मीरोमायोसिन होता है, एक लाइट चेन मीरोमायोसिन होता है। हैवी चेन मीरोमायोसिन जो होता है वो हमारे मायोसिन फिलामेंट का हेड बनाता है, और लाइट चेन मीरोमायोसिन जो होता है वो हमारे मायोसिन फिलामेंट का टेल बनाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गया तुम्हारा टेल पोर्शन डायग्राम में, और ये हो गया तुम्हारा हेड पोर्शन। तो हेड में 2 बाइंडिंग साइट होती है, ऊपर की तरफ होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और नीचे की तरफ होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तुम्हें ये डायग्राम दे देंगे और यहाँ पर मार्किंग नहीं की जाएगी और तुमसे बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीज़ कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड दिस इज योर क्रॉस आर्म। ओके, उसके साथ साथ हेड में एक और स्पेशलिटी होती है, इसमें होती है एटीपीएज एक्टिविटी। एटीपीएज एक्टिविटी का काम क्या होता है? ये क्या करती है? ये एटीपी को तोड़कर एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन हो गई, उसके बाद किसकी बात करेंगे? चलो बता दो फटाफट से, सार्कोमियर की। तो भाई अब मैंने अरेंजमेंट करवा दिया इनका, नहीं करवाया? करवाओ, सार्कोमियर में हम पढ़ेंगे इनका अरेंजमेंट कि ये कैसे अरेंज होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ये जो तुम्हें ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज योर एक्टिन फिलामेंट, एंड दिस ऑरेंज स्ट्रक्चर इज योर मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट को कभी कभी ना क्वेश्चन में एक और नाम से पूछ लेते हैं, इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट, और मायोसिन को बोलते हैं थिक फिलामेंट। अब यार इसमें कंफ्यूजन बड़ा होता है। एक्टिन को ऐसे याद रख सकते हो एक्टिंग से, एक्टिंग में भाई पतले पतले एक्ट्रेसेस होती हैं सारी, और एक्टर भी मोस्टली पतले ही होते हैं। तो एक्टिंग कैन बी रिमेंबर्ड एज, एक्टिंग में पतले होने की जरूरत होती है, तो इट इज थिन फिलामेंट। मायोसिन का तुम निकनेम रख लो मोटू, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटू। और एक और चीज़ है, एम से भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट, ये हो गया तुम्हारा मायोसिन फिलामेंट। इसके बाद बैंड्स क्या होते हैं? तो जो होल लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट होती है, मतलब कि पूरा का पूरा मायोसिन फिलामेंट जितना बड़ा है, दैट इज नोन एज ए बैंड। एंड द पार्ट ऑफ एक्टिन जहां पर मायोसिन एब्सेंट है उसको हम बोलते हैं आई बैंड। ये देखो यहाँ पर मायोसिन नहीं है, दिस इज आई बैंड, एंड द होल लेंथ ऑफ द मायोसिन फिलामेंट इज ए बैंड। अब मायोसिन का वो पार्ट जहां पर एक्टिन नहीं है उसका भी कुछ नाम है, उसको हम बोलते हैं एच जोन। अब बात कर लेते हैं लाइंस की। तो जो आई बैंड होता है उसको बाइसेक्ट करती है एक जिगजैग लाइन, ऑल्दो डायग्राम स्ट्रेट है, एनसीईआरटी का भी डायग्राम स्ट्रेट है, ये चीज़ पे ध्यान देना। लेकिन एनसीईआरटी स्टेट करती है या फिर स्टेटमेंट लिखती है कि जेड लाइन जो होती है जिगजैग फाइब्रस लाइन होती है, जो क्या करती है एक्टिन फाइबर्स को या फिलामेंट्स को अपनी जगह पर बाइंड कर रखती है। वैसे ही मायोसिन के लिए एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं एम लाइन, एम से मायोसिन, एम से मोटू, एम से एम लाइन। ठीक है, ये जो एम लाइन होती है इसका क्या काम होता है? करेक्ट, ये मायोसिन फाइबर्स को अपनी जगह पर बाइंड करके रखती है। अब जो मायोफाइब्रिल की लेंथ है बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस इज नोन एज सार्कोमियर, एंड दिस सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आई होप इट्स क्लियर। तो भाई फंक्शनल यूनिट भी पढ़ ली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। मैंने बोला था तुमको कि ये एक तो स्टेटमेंट एज इट इज याद होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट आ जाती है इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा देंगे और अलग अलग ऑप्शंस बन जाएंगे एमसीक्यू के। फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, इस पे आ जाता है। उसके बाद तुम्हें बैंड्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद तुम्हें थिन और थिक फिलामेंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए जेड लाइन का फंक्शन क्या है और जेड लाइन क्या होती है। ठीक है, एच जोन हो गया। अब उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर आते हैं कि उससे रिजल्टेंट क्या होता है, तो वो जब आएगा तब मैं वो बता दूंगी। सार्कोमियर की डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। ओके,
नाउ लेट्स मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है? सीएनएस से। सीएनएस से एक मोटर नर्व के थ्रू सिग्नल आता है, कहाँ पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, यहाँ जहाँ पर नर्व और मसल मिलती है वहां पर सिग्नल आता है और वहां पर रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का जैसे ही रिलीज होता है सार्कोलेमा पे ये जाके क्या कराता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा देता है। एज सुन एज एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, वो टी और एल टिब्यूल के थ्रू कहाँ पर रीच करेगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, दैट इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। इंपॉर्टेंट है ये। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है जैसे ही वहां पर रीच करता है एक्शन पोटेंशियल, देयर इज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे वो क्या करेगा? ट्रोपोनिन सी से जाकर बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही ये ट्रोपोनिन सी से जाकर बाइंड करेगा, आई नो लंबा हो रहा है पर समझो, जैसे ही कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन सी से बाइंड कर गया, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स में हो जाएगी हलचल कि भाई कुछ आया कुछ आया कुछ आया, और उनका स्ट्रक्चर हो जाएगा डिस्टर्ब, और जिसकी वजह से एक्टिन को मौका मिल जाएगा मायोसिन से मिलने का। जैसे ही एक्टिन को मायोसिन से मिलने का मौका मिला, पर मायोसिन को मिलने के लिए एक चीज चाहिए, क्या? नहीं, पैसा नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए। यहाँ पर योर पैसा इज एनर्जी। तो जो एनर्जी है वो आएगी कहाँ से? एटीपी से। एटीपी से एनर्जी कैसे ले सकते हैं? उसको क्लीव करके, एडीपी प्लस पीआई में तोड़ के। तो भाई क्या किया? मायोसिन हेड से एटीपी अटैच था, उसने क्लीव किया, एडीपी प्लस पीआई में तोड़ा और एनर्जी को यूज किया, और मायोसिन हेड जो है एक्टिन फिलामेंट से जाके मिल गया, यानी कि बाइंड कर गया। और इस बाइंडिंग को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब भाई क्रॉस ब्रिज बन गया, ठीक है, फॉर्मेशन करा दी तुमने क्रॉस ब्रिज की। अब एक बात याद रखना, अभी एडीपी प्लस पीआई अभी भी है, सबूत अभी बाकी है, अभी ये भी मिटाना है। तो अब ये क्या करेंगे? ये कहीं और चले जाएंगे ताकि किसी को मिले ना। तो सबूत मिटाने के लिए क्या करें? स्ट्रोक मूवमेंट होगा। स्ट्रोक मूवमेंट होगा तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। और कहाँ, किस तरफ स्लाइड करेंगे? ए बैंड के सेंटर की तरफ। और इस स्ट्रोक मूवमेंट में एडीपी प्लस पीआई को रिलीज कर देंगे। अब कैसे स्लाइड करेंगे, क्या होगा, ये हम रामायण अभी पढ़ते हैं इस डायग्राम में। एनसीईआरटी का डायग्राम है, हर एक डायग्राम एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा इनिशियली एच जोन है और ये तुम्हारा पूरा ए बैंड है, ठीक है, और वो आई बैंड मेंशन कर ही रखा है। अब ये देखो ध्यान से, ये जो है ये है तुम्हारा मायोसिन हेड, और मायोसिन हेड जो होता है वो तुम्हारा टेल की तरफ मूव करता है। तो ये हेड है, अगर ये इससे यहाँ से बाइंड करेगा, अगर ये इससे यहाँ से बाइंड करेगा तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये इससे ये से बाइंड करेगा तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ एक्टिन फिलामेंट मूव कर रहे हैं। किसके ऊपर मूव कर रहे हैं? मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करके मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब मूवमेंट्स की वजह से क्या होगा? और करीब आ जाएंगे, ये करीब आएंगे, यानी कि एच जोन हो जाएगा छोटा, एच जोन हो जाएगा रिड्यूस, और एच जोन रिड्यूस हो गया। इसके साथ साथ क्या हुआ? आई जोन, सॉरी आई बैंड भी रिड्यूस हो गया, आई बैंड रिड्यूस हो गया, चलो ठीक है। लेकिन एक स्पेशल चीज हुई, वो क्या हुआ कि जेड लाइन जो है वो आ गई पास पास, यानी कि शॉर्टनिंग हो गई। किसकी शॉर्टनिंग हो गई भाई? सार्कोमियर की शॉर्टनिंग हो गई। और सार्कोमियर की शॉर्टनिंग हो गई यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यही हमारा गोल था एंड वी हैव अकम्प्लिश्ड दैट गोल, ठीक है। अब हो गई शॉर्टनिंग सार्कोमियर की, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या कराना है? अब रिलैक्सेशन कराना है। रिलैक्सेशन कराने के लिए तुमको क्या चाहिए? दोबारा से एटीपी चाहिए। जब तक मायोसिन को दोबारा से एनर्जी नहीं मिलेगी, जब तक उसकी टंकी में फिर से तेल नहीं डाला जाएगा, तब तक वो बाइक चला के वापस कैसे भागेगा? तो अगेन द फ्यूल इज एटीपी। दोबारा से एटीपी चाहिए, दोबारा एटीपी आके बाइंड करेगा, तभी एक्टिन को मायोसिन छोड़ेगा। और जैसे ही एटीपी आके बाइंड कर गया, वैसे ही ब्रेकिंग हो जाएगी क्रॉस ब्रिज की, और क्रॉस ब्रिज की ब्रेकिंग हो गई यानी कि एक्टिन अपनी जगह, मायोसिन अपने घर, और रिलैक्सेशन हो जाएगा मसल का। घर की टेंशन दूर, सारी मसल रिलैक्स्ड, ठीक है। कोई गलत रिलेट नहीं करेगा, सही सही रिलेट करेंगे सब।
ठीक है, मसल रिलैक्स हो गई। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की कि क्या क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एक्टिन फिलामेंट सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ स्लाइड किए, कर गए। जेड लाइन इनवर्ड पुल हुई, हो गई। शॉर्टनिंग हो गई सार्कोमियर की, हो गई। मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हुआ था। ठीक है, और आई बैंड रिड्यूस हो गया, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आया। एच जोन रिड्यूस हुआ या डिसअपियर हुआ, ये हम आगे देखेंगे डिसअपियर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारे पुराने वाले डायग्राम पे। अब क्या हुआ कि मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट होती है, तब क्या होता है कि एक्टिन फिलामेंट जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। तुमने ये डायग्राम काफ़ी बार देखा होगा, पर इतना ध्यान से देखा नहीं होगा। अगर नहीं देखा है तो अब देख लो। क्या देख लो कि एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। एच जोन गया, आई बैंड गया, और सार्कोमियर मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल, और सार्कोमियर इतना ही छोटा हो सकता है। क्यों इतना ही छोटा हो सकता है? क्योंकि कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मेरा मतलब मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ये सिर्फ स्लाइड करते हैं। और जितना हमने मैकेनिज्म पढ़ा, ये किसने बेस्ट एक्सप्लेन किया है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने। जो हमने पूरी थ्योरी पढ़ी, दिस वाज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसके नाम से भी आ जाता है एमसीक्यू। किस नाम से आएगा एमसीक्यू? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से भी आ जाता है एमसीक्यू। एक एक डायग्राम एनसीईआरटी का ध्यान से दिखा होना चाहिए। तुमने भले ये डायग्राम बहुत बार देखा होगा, ये चीज़ नोटिस बहुत कम लोग करते हैं, और अगर तुमने किया है तो भाई सही जा रहे हो तुम। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एक्सक्यूज मी, नाउ लेट्स गो टू एन एक्स्ट्रा माइल। सबसे पहले बात करते हैं कि फटीग क्या होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखे हैं आउट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फटीग क्या होता है? फटीग जो होता है एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर मसल को तुम बार 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 छेड़ते रहते हो, यानी कि एक्टिवेट करते रहते हो। बार बार एक्टिवेशन की वजह से होता क्या है, एनारोबिक ब्रेकडाउन होने लग जाता है ग्लाइकोजन का। और जैसे ही ग्लाइकोजन एनारोबिकली टूटता है तो क्या मिलता है हमें? लैक्टिक एसिड मिलती है, और उसका हो जाता है एक्यूमुलेशन मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से मसल फटीग देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रेड फाइबर क्या होते हैं और वाइट फाइबर क्या होते हैं। तो देखो, रेड या वाइट फाइबर जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन के ऊपर। मायोग्लोबिन जो होता है, मसल पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन के कैरी करता है। ठीक है, मायोग्लोबिन अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा रेड दिखेंगे, रेडिश अपीयरेंस आएगा, तो उनको रेड फाइबर नाम दे दिया। मायोग्लोबिन अगर कम है तो वो ज़्यादा वाइट दिखेंगे, और उनको नाम दे दिया वाइट फाइबर। मायोग्लोबिन के अलावा रेड फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनको एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और वाइट फाइबर जो होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, मायोग्लोबिन कम है, इसलिए उसको एनारोबिक मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके पास एक ही चीज़ ज़्यादा है, वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एक और पॉइंट आता है राइगर मॉर्टिस का, कि राइगर मॉर्टिस क्या होता है। राइगर मॉर्टिस जो होती है बॉडी स्टिफनिंग की एक स्टेट होती है जो कि डेथ के बाद देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो एटीपी रिक्वायर्ड होता है मसल को दोबारा रिलैक्स करने के लिए, वो नहीं मिल पाता, और अगर वो नहीं मिलेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है हार्ड हो जाती है, स्टिफन हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई राइगर मॉर्टिस टूटेगा कैसे? राइगर मॉर्टिस को तोड़ने के लिए देयर इज अ नीड कि तुम्हारी जो प्रोटीन्स थी, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स थी, वो डिजनरेट होने लग जाए। ठीक है, सो बाय दिस वी एंड अप विद आवर मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज skeleton system. So let's move to our skeleton system. स्केलेटल सिस्टम जो होता है एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स और कार्टिलेज का। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें 206 बोन्स मिलती हैं, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो स्केलेटन होता है जो हमारे अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होता है, या वो बोन्स होती हैं जो एक्सिस के अलोंग हैं, और जो नहीं होती एक्सिस के अलोंग, दैट इज अपेंडिकुलर सिस्टम। ठीक है, नाउ एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसमें 80 बोन्स होती हैं, और अपेंडिकुलर जो होता है उसमें 126 बोन होती हैं। अगर हम एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो हमें स्कल मिलेगा, स्टर्नम मिलेगी, वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, और रिब्स मिलेंगी। और अगर बात करें अपेंडिकुलर सिस्टम की, तो अपेंडिकुलर सिस्टम में तुम्हारी लिम्ब बोन्स होती हैं सारी की सारी, और क्या होता है, और तुम्हारी गर्डल्स होती हैं।
So now starting with axial skeleton system. Axial skeleton system में सबसे पहले पढ़ेंगे स्कल को. स्कल जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स. और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एड अप करते हैं हायोइड बोन को. ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है हायोइड बोन इज अ पार्ट ऑफ स्कल बोन. क्रेनियल बोन कितनी होती है टोटल? 8 होती है, करेक्ट. फेशियल बोन 14. ये हो गई 22 बोन्स प्लस 1 हायोइड बोन, दैट इक्वल्स टू 23 बोन्स. और हम पढ़ेंगे कि 6 ईयर ऑसिकल्स भी होते हैं, 3 इन ईच, मेलियस, इनकस और स्टेपीज. अब बात कर लेते हैं क्रेनियल बोन्स की. ये तो बस फील दिलाने के लिए था कि हाँ भाई असली स्कल ऐसा दिखता है. बाकी फील तुमको मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा, टेंशन ना लो. ठीक है, तो अब हम डायग्राम पे आ जाते हैं अपने बच्चों वाले पे, क्यूट क्यूट डायग्राम्स पे. इथमॉइड होती है पहली क्रेनियल बोन, स्फेनॉइड होती है दूसरी, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल. अब बात करते हैं याद कैसे करेंगे यार, सबसे बड़ी दुविधा तो यही है. देखो ऐसे याद करो, फ्रंटल, तुम अपने ऊपर विजुअलाइज करो चीज़ों को, जल्दी याद होंगी. फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और बैक में होती है ऑसिपिटल. ठीक है, कैसे? फ्रंट में फ्रंटल, दिस इज पेराइटल, 2 पेराइटल होती है, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल. 1 2 2 1. ठीक है, दिख रहा है ना मेरा हेड. और स्फिनॉइड जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये इकलौती बोन है जो बाकी सारी बोन से आर्टिकुलेट करती है. आर्टिकुलेट करने का मतलब होता है कि बाकी सारी बोन्स के साथ जॉइंट बनाती है. ठीक है, तो मैं आर्टिकुलेट वर्ड बार बार यूज करूंगी तो कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर फेशियल बोन्स. फेशियल बोन की बात करेंगे तो यहाँ पर नेजल होती है, 2 लेक्राइमल होती है, इंफीरियर नेजल कॉन्का होती है 2, मैक्सिला होती है यहाँ पर होती है जाइगोमैटिक, पैलेटाइन, और एक मैंडिबल होती है और एक वूमर होती है. बाकी सारी पेयर्ड बोन्स हैं. योर वूमर एंड मैंडिबल आर सिंगल बोन्स. जॉ है पूरा एक ही है. और वूमर क्या होती है? नेजल सेप्टा होती है. नेजल सेप्टा जो होती है बोन और कार्टिलेज से बनी होती है, तो जो बोन होती है नेजल सेप्टा में वो वूमर होती है. वूमर जो होती है वो सिंगल होती है, और ये तुम्हारा जॉ यानी कि मैंडिबल तुम्हारी सिंगल है. बाकी सब रिलेशन मतलब पेयर्ड है. रिलेशन तो निकल जाता है. चलो अब बात कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम की. जो स्कल होता है वो 2 कॉन्डाइल्स की मदद से हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच करता है, इसलिए हम अपने स्कल को क्या बोलते हैं? डायकॉन्डाइलिक स्कल. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 26 यानी कि 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स या फिर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स से बना होता है, जिनको हम वर्टिब्रा कहते हैं. और ये जो वर्टिब्रा होती है इसमें एक सेंट्रल हॉलो कैनाल होता है जिसे बोलते हैं न्यूरल कैनाल. ऐसे सेंट्रल हॉलो कैनाल होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूरल कैनाल. और ये न्यूरल कैनाल क्यों होता है? ये होता है स्पाइनल कॉर्ड के लिए, यहाँ से पास करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, अब जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सर्वाइकल टाइप ऑफ वर्टिब्री, थोरैसिक टाइप ऑफ वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रम एंड कॉकेक्स. सैक्रम जो होती है 5 बोन्स के फ्यूजन से बनती है, वहीं कॉकेक्स जो होती है वो 4 बोन के फ्यूजन से बनती है. ठीक है, अब फंक्शन की बात करेंगे तो तुम्हें स्टेचर प्रोवाइड कराता है यानी कि मेजर स्ट्रक्चर बनाता है. दूसरी बात, प्रोटेक्ट करके रखता है किसको? करेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. तीसरी बात, अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड कराता है. किसको अटैच करेगा ये भाई? रिब्स को अटैच करेगा. किसको अटैच करेगा? रिब्स को अटैच करेगा. और रिब्स के अटैचमेंट के लिए थोरैसिक में तुम लोगों को ये फैसेट दिख रहे होंगे. फैसेट यानी कि पॉइंट ऑफ बाइंडिंग. ये फैसेट दिख रहे होंगे थोरैसिक में तुमको. ठीक है, ध्यान से देख लो, आगे सब दिखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज स्टर्नम. स्टर्नम जो होती है वो एक फ्लैट बोन होती है जो कि हमारी बॉडी में वेंट्रली प्लेस्ड होती है. वेंट्रली यानी कि आगे की तरफ, डॉर्सली पीछे की तरफ. वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल होता है, स्टर्नम वेंट्रल होती है. ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आई नो तुम लोगों को पता होंगे, बट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. पढ़ रहे हो, लास्ट बार पढ़ के मानना, ऐसे खत्म कर देनी है अब 11th. ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्लैविकुलर नॉच.
जहाँ पर क्लैविकल अटैच होती है। तो मेजर्स किस किस को अटैचमेंट देती है? क्लैविकल को अटैचमेंट देती है, कुछ मसल्स को अटैचमेंट देती है स्टर्नम, और तुम्हारी रिब्स को अटैचमेंट देती है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा क्लैविकल को अटैचमेंट देगी, और इस पोर्शन को पूरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेनिब्रियम। ये स्टर्नल एंगल हो गया। जो थिन एंड लीन लोग होते हैं उनमें दिखता है ये। जुगलर नॉच भी दिखता है, दिस इज योर जुगलर नॉच। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं रिमेंबर करना, बट अगर तुम देखना चाहो, नोटिस करना चाहो तो कर सकते हो। बॉडी, और ये जो लास्ट में ये होता है, दिस इज योर जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी स्टर्नम। उसके बाद अगर हम रिब्स की बात करें तो वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स। जो 12 रिब्स होती हैं, या 12 पैर, सॉरी 12 नहीं होती, 12 पैर होती हैं। जो 12 पैर्स होते हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले 1 to 7 जो पैर्स होते हैं वो होते हैं तुम्हारी ट्रू रिब्स, यानी कि वो आगे स्टर्नम पर आके अटैच होती है और पीछे वो वर्टिब्रल कॉलम पे जाके अटैच होती हैं। तो 1 to 7 आर ट्रू रिब्स। नेक्स्ट इज 8, 9 एंड 10, दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स। क्यों? क्योंकि वो 7th के ही कार्टिलेज से आकर जुड़ जाती हैं, डायरेक्टली स्टर्नम से खुद अटैच नहीं होती हैं। ठीक है, और लास्ट बची तुम्हारी 11th एंड 12th पेयर, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वर्टिब्रीज पे अटैच होती हैं, रिब पर अटैच, सॉरी स्टर्नम पर अटैच नहीं होती है। ठीक है, देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, गलती हो जाती है मुझसे तो हो जाए इधर उधर, थोड़ा तो मैनेज कर लेना। वो सोच रहे हैं भूल गई होंगी। तो हमने बता दिया 1 to 7 बता दिया। 8, 9, 10 का देखो ये खुद नहीं अटैच हो रही है, डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही है, 7 से अटैच हो रही है, बल्कि 7th, 6th, 5, 4, 3, 2, 1 ये सारी खुद से अटैच हो रही है, डायरेक्टली अटैच हो रही है। और रिब्स के लिए एक और चीज बोली जाती है कि ये होती है बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक क्यों बोलते हैं रिब्स को हम? क्योंकि ये जाके पीछे वर्टिब्री में सिर्फ एक वर्टिब्री से नहीं बल्कि 2 वर्टिब्री से अटैच होती हैं। कैसे अटैच होती हैं? जैसे मान लो ये एक वर्टिब्री है, ये दूसरी वर्टिब्री है, तो यहाँ पर फैसेट होता है। ये मान लो ये है तुम्हारी T3, तो थर्ड रिब आके यहाँ पर जुड़ेगी और ऊपर T2 से भी जुड़ेगी, तो ऐसे जुड़ेगी तुम्हारी थर्ड रिब। ठीक है, समझ आया? एक रिब 2 जगह पर जुड़ती है, अपने से ऊपर वाले पे भी और अपनी करस्पॉन्डिंग वर्टिब्री पर भी। ठीक है, तो ये मान लो वर्टिब्री है, ये मान लो तुम्हारी रिब है, तो ये ऐसे जुड़ती है, दोनों पे जुड़ती है, इसीलिए रिब्स को हम क्या बोलते हैं? बाइसेफेलिक बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस समझाना जरूरी था। ठीक है, बाइसेफेलिक। अब बात करते हैं एपेंडिकुलर सिस्टम की, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेक्टोरल गर्डल और फिर पढ़ेंगे अपर लिप। ठीक है, अब बात करेंगे ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये है तुम्हारी क्लैविकल। क्लैविकल बोले तो ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन। ठीक है, और ये तुम्हारा है जहाँ पर क्लैविकल आर्टिकुलेट कर रही है, ये है तुम्हारा इक्रोमियन प्रोसेस, इसको बोलते हैं इक्रोमियन प्रोसेस। और ये है तुम्हारी स्कैपुला, और ये तुम जानते हो इसको, हमारी प्यारी ह्यूमरस। ठीक है, अब ये जो इक्रोमियन है उसके नीचे कैविटी होती है, इस कैविटी को हम बोलते हैं क्या? ग्लेनॉइड कैविटी। ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, बस बस टोटल मैंने एनसीईआरटी बताया, बस थोड़ा बहुत अगर कहीं एक्स्ट्रा ज़रूरत है समझने के लिए तो उसके लिए ऐसे मुँह मत बनाने लग जाना कि एनसीईआरटी होने वाला था। ठीक है, 1 घंटे में हो जाएगा तुम्हारा खत्म, टेंशन मत लो, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, और ग्लिनॉइड कैविटी से आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस। किससे आर्टिकुलेट करता है? ग्लिनॉइड कैविटी से। ग्लिनॉइड कैविटी किसका पार्ट है? स्कैपुला का। ठीक है, और इक्रोमियन प्रोसेस तुम्हारा क्लैविकल से, और ये क्लैविकल कहाँ जाके आर्टिकुलेट कर जाएगा? स्टर्नम पे। जगह कम होते हुए स्टर्नम पे आर्टिकुलेट कर जाएगा। तो ये है तुम्हारी पेक्टोरल गर्डल। उसके बाद बात करेंगे हम लिम्ब का। तो ये है तुम्हारा ह्यूमरस। लिम्ब बोन्स में ये तुम्हारा थंब की साइड में तुम्हारा रेडियस होता है, और छोटी वाली उंगली की साइड में अल्ना। अल्ना देखो, अल्ना 4 लेटर का वर्ड है, छोटा है। छोटा है तो छोटी उंगली की साइड में होगा। ठीक है, और रेडियस थोड़ा बड़ा है तो थंब वैसे भी बड़ा होना चाहिए, मतलब वैसे हाइट में बड़ा नहीं होता है, बट बड़ा वाला बड़े वाले की साइड और छोटा वाला छोटे वाले की साइड। ठीक है, अल्ना हमेशा इस साइड होगा, छोटी फिंगर की साइड, और रेडियस थंब की साइड होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा ह्यूमरस हो गया, ये पूरा तुम्हारा ह्यूमरस हो गया।
शोल्डर से लेकर एल्बो तक। उसके बाद तुम्हारी आती है कार्पल, कार्पल के बाद आती है तुम्हारी मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल के बाद ये तुम्हारी डिजिट्स या फैलेंजेस बोलते हैं इनको। ह्यूमेरस होती है एक, रेडियस एक, अल्ना एक, और कार्पल होती कितनी, 8 होती है, 8। ठीक है, नाम नहीं दे रखे एनसीईआरटी में, याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, जो नाम गिनाना शुरू कर रहे हैं जो लोग। ये मेटाकार्पल 5 होती हैं, पता है मुझको, और डिजिट 15 होती है, बताओ नहीं जाता। मजाक करिए। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल या फिर लोअर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब की जब बात करेंगे हम, कर लेते हैं। तो ये देखो, ये तुम्हारी सैक्रम थी, अभी बताया था वर्टिब्रल कॉलम में किससे बनती है, 5 बोन के फ्यूजन से बनती है। और ये पूरी है तुम्हारी, ये पूरी है, मैं क्यों आउटलाइन करूँ, बना रखी है। ये पूरी तुम्हारी क्या है, कॉक्सल बोन बोलते हैं इसको, कॉक्सल बोन बोलते हैं इसको। और ये 3 बोन के फ्यूजन से बनी होती है। कौन कौन सी, इलियम, इशियम, दिख नहीं रही होगी, इशियम, और ये प्यूबिस बोन, जो आगे आके यहाँ पर प्यूबिक बाइसेस बनाती है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता, बना दिया बस। ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, इलियम, इशियम और प्यूबिस जहाँ पर फ्यूज करती हैं, वहाँ पर लैटरल साइड में एक कैविटी बनाती हैं, यहाँ पर जगह नहीं बची है, इसको बोलते हैं, ये क्या है, एसीटाबुलम, इसको बोलते हैं एसीटाबुलम। और इस एसीटाबुलम आर्टिकुलेट कौन करता है, थाई बोन, थाई बोन बोलोगे फीमर, अब जब मैं बोलूँगी फीमर। ठीक है, तो इलियम, इशियम और प्यूबिस फ्यूज होके कॉक्सल बोन बनाती हैं, और कॉक्सल बोन जो है वो एसीटाबुलम की मदद से आर्टिकुलेट करती है तुम्हारी फीमर से। ठीक है, अब ये तुम्हारी, ये हो गई तुम्हारी प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, ये तुम्हारी पूरी बोन है, ये सैक्रम हो गई, और ये कॉकिक्स हो गई। ठीक है, ये तुम्हारी पेल्विक गर्डल कंप्लीट। उसके बाद बात कर लेते हैं लोअर लिम्ब की। तो लोअर लिम्ब में ये जो तुम्हें दिख रही है, ये तुम्हारी है फीमर। डायग्राम यार थोड़ा छोटा लिखा हुआ है डायग्राम में, पर मैं कोई बात नहीं मेंशन कर दूंगी। ये क्या है तुम्हारी पतली सी फिब्यूला, फीबल सी, पतली सी फिब्यूला। और ये है तुम्हारी टीबिया, टीबिया, टी से टीबिया, टी से थंब की साइड होगी टीबिया। ठीक है, और फिब्रा। अब उसके बाद टार्सल, ये क्या है तुम्हारी, टार्सल है ये तुम्हारी, और ये जो टार्सल होती है ये होती है 7 नंबर 1 1 एंड 1। टार्सल हो गई, टार्सल के बाद मेटा टार्सल आ गया। क्या बेटा, मेटा टार्सल, मम्मी किसी मैंने मुंह से कभी माफ करना। उसके बाद ये डिजिट्स हो गई, और डिजिट्स यहाँ पे फिर से हैं 15। नंबर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो बता देना, होशियार लोग बहुत है हमारे पास, बताना बराबर। और ये होती है तुम्हारी पटेला। जोड़ लेना, एक लिम्ब में 30 बोन बैठती है, नहीं बैठे तो बता देना। ठीक है, पटेला जो होती है इसको नी कैप भी बोलते हैं। ठीक है, तुम फील करना चाहो तो अपनी नी पे हाथ रख के मूव करोगे तो जो स्ट्रक्चर हल्का थोड़ा बहुत मूव कर पाता है, दैट इज योर पटेला, नी कैप है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई हमारी पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब खत्म। इतना सा था यार, इतना सा। इसके बाद जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं दो बोन्स के बीच में, या फिर बोन और कार्टिलेज के बीच में। ठीक है, अब ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, इनको भी हमने क्लासिफाई कर दिया, हमारा काम है, पूरी बायो में क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। क्लासिफाई कर दिया किसमें, 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में। पहला होता है, बोलो भाई ये तो आता है तुमको, साइनोवियल जॉइंट। दूसरा होता है फाइब्रस जॉइंट, तीसरा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, साइनोवियल, कार्टिलेजिनस और फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट जो होता है उसको हम फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एनसीईआरटी जो है कौन कौन से लिखवाती है, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट
और प्लेन जॉइंट मैंने ज्वाइन किया, एनसीईआरटी ने नहीं लिखवाया प्लेन जॉइंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की। तो देखो कार्टिलेजिनस जॉइंट पे जाने से पहले यहाँ एग्जांपल देख लो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जहाँ पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा कहाँ पर होगा, हिप जॉइंट में, और कहाँ पर होगा, शोल्डर जॉइंट में। हिंज जॉइंट कहाँ मिलेगा, एल्बो पे। पाइवट जॉइंट कहाँ मिलेगा, एटलस एक्सिस पे। मैं बताना भूल गई, फर्स्ट वर्टिब्री को बोलते हैं एटलस, दूसरी वर्टिब्री को बोलते हैं एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जॉइंट होता है दैट इज नोन एज पाइवट जॉइंट, ठीक है। फिर होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट तुम्हारा कहाँ होता है, बिटवीन कार्पल बोन। कार्पल कितनी होती थी, 8 होती थी कार्पल, ठीक है। तो बिटवीन कार्पल बोन इज योर ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट कार्पल और फर्स्ट मेटाकार्पल के बीच का जॉइंट होता है, यहाँ देखिए थंब के बीच में, थंब और कार्पल के बीच, थंब और कार्पल के बीच का जो जॉइंट होता है दैट इज सैडल जॉइंट। और प्लेन जॉइंट याद करना चाहो कर लेना, नहीं करना चाहो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है तुम्हारा वर्टिब्रा में देखा जाता है, वर्टिब्रा के बीच में, वर्टिब्रा जितनी भी मतलब वर्टिब्रा होती है उनके बीच में जॉइंट होता है दैट इज योर कार्टिलेजिनस जॉइंट। और कहाँ देखा जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पर कार्टिलेजिनस जॉइंट देखा जाता है, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फाइब्रस जॉइंट जो होता है क्रेनियम बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं वो एक फाइब्रस जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सूचर, नाम दिया गया उसको सूचर। तो ये क्या है तुम्हारे सूचर, ठीक है। और गॉम्फोसिस ये भी एग्जाम्पल है किसका, फाइब्रस जॉइंट का, ओके। तो ये हो गए हमारे जॉइंट्स। अब एक खत्म करते जाओ, बस एक एक स्लाइड है, ठीक है। ये जॉइंट्स खत्म हो गए, अब बचा क्या, डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस की। तो माइस्थेनिया ग्रेविस, जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। और ये किसको अफेक्ट करता है, एनएमजे को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। और इसकी वजह से फटीग और मसल वीकनिंग देखी जाती है, जिसकी वजह से फेस की पैरालिसिस दिखाई जा रही है इमेज में, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करेंगे तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, जो मसल का ऐसे डिजनरेशन होने लग जाता है डिसयूज की वजह से। ये जनरली जेनेटिक होता है कॉज इसका, ठीक है। टिटेनी की बात करेंगे तो टिटेनी जो होता है वो तुम्हारे कैल्शियम का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाता है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाता है उसकी वजह से जो रैपिड स्पाज्म देखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं टिटेनी, ठीक है। आर्थराइटिस की बात करेंगे तो जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है आर्थराइटिस, बहुत लिखना पड़ता है, ठीक है। जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है आर्थराइटिस। और वहीं अगर ये इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से हो, ये एक्यूमुलेशन अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से हो तो इसको बोलते हैं गाउट। और ऐसा थंब के पास में एक इन्फ्लेमेशन देखा जाता है गाउट में, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज्ड बोन मास जो होता है उस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये जनरली एज रिलेटेड होता है, लेकिन विमेन में मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से भी बोन्स की वीकनिंग हो जाती है। बोन्स की वीकनिंग हो जाएगी तो इजीली फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर दो, अगर पसंद आया तो ढेर सारे लाइक दे के जाओ। कोई प्रॉब्लम है कमेंट डाउन एंड लेट मी नो, ड्रामे नहीं करना है, मुझे बताओ, आई विल इम्प्रूव, ओके। सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। बाय बाय।